जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बच्चों, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एथिक्स की। और एथिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब आप मुझे गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में दोगे। आप मुझे बताओ कि सपोज़ आप घूमने जा रहे हो कहीं। अभी तो घूमना मुश्किल है थोड़ा सा, ऐसे कोविड-19 सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन, तो अभी घूमने मत जाना। बट सपोज़ कि आप घूमने जा रहे हो और रास्ते में आप कुछ सोचते हुए जा रहे हो और आपको एक पेड़ नज़र आता है। सपोज़ एक अमरूद का पेड़ नज़र आता है। ठीक है, आप अमरूद के पेड़ से यूं ही कुछ सोचते हुए जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है, और आपने कुछ पत्तियाँ यूं डाली से, टहनी से उसे मसला और फेंक दिया। ठीक है, ये हुआ सिनेरियो नंबर 1। और सपोज़ एक दूसरा सिनेरियो करते हैं। अगेन यहाँ पर एक अमरूद का ही पेड़ है, आप टहलते हुए आ रहे हो और आपने देखा कि अमरूद का पेड़ है और आपने देखा उसमें अमरूद भी लगे हुए हैं। तो आपने एक अमरूद तोड़ा, इस बार फल तोड़ा, और उसे फेंका नहीं बल्कि उसे खा गए। ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपने उसे खा लिया। सवाल ये है कि इन दोनों में, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में, क्या कोई बिहेवियर एथिकल है? अगर हाँ तो कौन सा, और नहीं तो कौन सा? या फिर क्या कोई बिहेवियर अनएथिकल है? ठीक है, इसका जवाब मुझे दोगे। इस लेक्चर को सुनने के बाद शायद आपको जवाब पता भी चल जाए, शायद अभी भी पता हो। कॉमन सेंस है ये सारी चीज़ें। आंसर देना आप कमेंट सेक्शन में, यहाँ नहीं, यूट्यूब पर नहीं, गूगल क्लासरूम में। तो चलो शुरू करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। मैं हूँ डॉक्टर आशुतोष पांडे और हम बात कर रहे हैं आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एनवायरमेंटल एथिक्स। देखो, एथिक्स जो वर्ड है वो इथोस जो एक ग्रीक टर्म है वहाँ से, या फिर एथिकस जो एक लैटिन वर्ड है वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट टेल्स अस अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्या सही क्या गलत, इसके बारे में बताती है। जैसे मैंने एक सवाल पूछा आपसे, सही क्या और गलत क्या, उस अमरूद के पेड़ और पत्ती के जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया उसमें। दिस ब्रांच ऑफ फिलोसफी टेल्स अस अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और इट क्रिएट्स अ मॉरल सेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन ईच पर्सन। ठीक है, तो एथिक्स की जो डेफिनेशन यहाँ दी हुई है आप उसको याद कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। इन अदर वर्ड्स, एनवायरमेंटल एथिक्स मीन्स an approach to develop in a person a force from within to make decisions and take actions on different aspects of the environment which are not harmful to the local, national and international communities। ठीक है, तीनों में ही। देखो, ये स्लाइड में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, मैं हालांकि इसको आपको भेजूंगा। थोड़ी सी ये छोटी फॉन्ट मैंने यहाँ यूज़ की है बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू एकोमोडेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट। सो देर आर टू कंट्रास्टिंग व्यूज़ रिगार्डिंग एनवायरमेंटल एथिक्स। दो व्यूज़ हैं, एक है यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन और दूसरा है इकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। इनको दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन, ठीक है, क्या है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन को। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअलिस्टिक एथिक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इंडिविजुअलिस्टिक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, या फिर टेक्नोक्रेटिक इंडिविजुअलिज्म इसको हम कह रहे हैं। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन ने इस टर्म को दिया और इसे सपोर्ट किया था जॉन लॉक ने इसे सपोर्ट किया, और इसके अलावा पीटर ड्रकर ने भी इसे सपोर्ट किया। क्या है ये? दीज इकोनॉमिस्ट्स फेवर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग अर्थ रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये कहते हैं कि जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं इनको हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। सो दे नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक जो जैसे लेबलिंग है कि आप कह दो कि हर चीज़ की वैल्यू है इन डॉलर्स, इन यूरोज, इन इंडियन रुपीज़ और सम अदर करेंसी। ठीक है,
एंड यू एक तरफ आप रखो करेंसीज को और एक तरफ रखो आप नेचुरल रिसोर्सेज को, और आप सोचो कि क्या दोनों एक तराजू पर रखे जा सकते हैं? सोच के बताओ, क्या सच है ये किया जा सकता है? ये सोच यहाँ बताती है, ये फिलॉसफी, ये यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन कहता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, दे फॉलो क्लासिकल मार्केट मैकेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस, ठीक है, विच डोमिनेट्स ओवर द अदर्स एंड द इन्वायरमेंट। इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस जो हैं वो डोमिनेट कर रही है यहाँ पर, और दूसरों को और इन्वायरमेंट को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इग्नोर करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। कमेंट में बताओ क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कैसे यहाँ रिलेट कर रहा है ये। हाउएवर दिस हैज़ नो परमानेंस, सेज द वेल नोन इकोनॉमिस्ट शूमाकर। शूमाकर ने कहा कि ये ठीक नहीं है ऐसा कहना, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड ओवर कंजम्पशन विल लीड टू द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। यहाँ 2 बार ओवर कंजम्पशन लिख गया, इसके लिए सॉरी, एक ही बार होगा। इट विल लीड टू द tragedy of commons. So if said in words of Lawrence, who was a Nobel laureate in medicine, no one has the right to overturn an ecological balance which belongs to everyone. ये कहते हैं कि जो ecological balance है ये सबका है और किसी को भी किसी भी तरीके से ये अधिकार नहीं है कि उसे overturn किया जाए, पलट दिया जाए। ठीक है, is that clear? I think क्लियर है ये बात। दूसरा जो जस्टिफिकेशन है वो है इकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। ये क्या कहता है? ये कहता है कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज मोरल जस्टिफिकेशन और इन्वायरमेंटल होलिज्म, एंड दिस कॉन्सेप्ट रिजेक्ट्स ओवर कंजम्पशन। अब ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके का ओवर कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, एंड बिलीव्स of all lives as equal members of biotic community and does have the right to equal respect। ठीक है, सब ये कहते हैं कि सभी जो मेंबर्स हैं बायोटिक कम्युनिटी के वो बराबर हैं, सारी लाइफ फॉर्म्स एक दूसरे के बराबर हैं और इन सब को मिलना चाहिए क्या? इक्वल रेस्पेक्ट। The one negative aspect of this concept is that it is impossible to respect all nature. ये possible नहीं है, otherwise we will not get food and able to destroy disease। अगर हम ऐसे सोचने लगे कि सभी जीव मात्र में जो है वो environment उनको एक समान अधिकार है जीने का या एक समान अधिकार है रहने का, तो ये जो कोरोना वायरस को अभी ख़त्म करने की चीज़ें चल रही हैं फिर वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी एक तरह का जीव है, वायरस भी, या कोई और डिजीज़ आपको होती है तो आप मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर आप उस एक्सट्रीम पर नहीं जा सकते जहाँ पर आप सबको एक बराबर ट्रीट करो, वायरस को, ह्यूमन को, या सम अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो आपके लिए ख़तरनाक है। तो इसी कारण से इसे इन्वायरमेंटल या इको फैसिज्म भी कह दिया जाता है कई बार, बिकॉज ये व्यू हम अक्सर लागू नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि जैसे आप अगर कोई आप शाकाहारी हो, बहुत अच्छी बात है शाकाहारी होना, लेकिन शाकाहार भी अगर कर रहे हो तो आप कुछ प्लांट्स को खा रहे हो और वो ज़िंदा नहीं खा रहे हो, मारकर ही खा रहे हो किसी भी तरीके से। ठीक है, एनिमल्स जिसमें हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, एनिमल्स की हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं मारना चाहिए, बट प्लांट्स आर ऑल्सो हैविंग सम लाइफ इन देम इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इफ़ नॉट ऑलवेज, बिकॉज आप कई सारी बातें, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा, बट स्टिल इकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कई बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। देर आर थियरीज रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल एथिक्स। इसमें 3 मेजर थियरीज है जिनको हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखेंगे। एक है एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच या एंथ्रोपोसेंट्रिक या ह्यूमन सेंट्रिक एथिक्स इसको कहते हैं, दूसरा है बायोसेंट्रिक एथिक्स और तीसरा है इकोसेंट्रिक एथिक्स। ठीक है, इनको एक एक करके देखते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब, एंथ्रोपो मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन और उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ जो भी आपका एथिक्स होगा यहाँ पर, यानी ह्यूमन वेलफेयर को हम सबसे ऊपर रख रहे हैं। हम कह रहे हैं एनवायरमेंटल जो है वो
क्रूशल है ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, तो वी हैव अ डायरेक्ट ड्यूटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ड्यूटी की बात तो यहाँ कर ही रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए, यानी इन्वायरमेंट का यूटिलाइजेशन या फिर इको जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन या यूटिलाइजेशन ह्यूमन के वेलफेयर को ध्यान में रखकर रखना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है। दूसरा अप्रोच है बायोसेंट्रिक अप्रोच या बायोसेंट्रिक बायोथिक्स, इसको बोलते हैं बायोसेंट्रिक एथिक्स बोलते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव एन इनहेरेंट राइट टू सर्वाइव। सभी तरह के जीव जगत का, सभी प्राणियों का, सभी जीव जंतुओं का जीवित रहने का एक जैसा अधिकार है। एंड दस ऑल लाइफ हैव द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, और इसीलिए सभी तरह के लाइफ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी बात आ जाएगी कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिकॉज वही बात हो गई कि आप फिर क्यों वैक्सीन खोज रहे हो कोरोना वायरस के अगेंस्ट। अगर उन्हें भी जीने का अधिकार है वायरसेस को, तो लेट देम बी। ह्यूमन लाइफ जा रही है तो लेट देम बी, बट कैन वी डू दैट? आई डोंट थिंक सो। सो बायोसेंट्रिक अप्रोच, देखो ये सभी अप्रोचेस कहीं ना कहीं पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, बट ऑल थ्री आर इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ पर कभी नहीं कह सकता कि इन तीनों में से कोई एक ही अप्रोच या कोई एक ही एथिक्स बिल्कुल सही है। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन टाइम एंड स्पेस कि कौन से को हमें ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, और ये आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है। तीसरा है इकोसेंट्रिक एथिक्स, जो कहता है कि इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट डिजर्व्स डायरेक्ट मोरल कंसिडरेशन एंड दे आर एट द हाईएस्ट पीक। जैसा कि हमारा जो हमारी सभ्यता में भी बहुत समय से रहा है कि हम नेचर के पुजारी रहे, हमने हमेशा नेचर की बात की। अगर आप हमारे वैदिक लिटरेचर में भी देखो तो बहुत सारे ऐसे उसमें मंत्र श्लोक ये सारे मिलते हैं जो कि नेचर को डेडिकेटेड है। ठीक है। तो हम बात क्या करते हैं, इकोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि इकोलॉजी इज इन द सेंटर एंड ह्यूमन इज द पार्ट ऑफ दैट। ह्यूमन भी उस इकोलॉजी का पार्ट है एक, और इकोलॉजी या इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट ये ज़्यादा बड़ा है, उसको हम सेंटर में रख रहे हैं। ठीक है। तो तीन अप्रोच आप समझ गए होंगे, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक है, बायोसेंट्रिक सभी जीव जगत सभी जीव जंतु एक बराबर हैं, और इकोसेंट्रिक अप्रोच में हम इकोसिस्टम इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ों को सेंटर में रखते हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाते हैं। यहाँ पर है इन्वायरमेंटल इक्विटी एंड प्रायोरिटी प्रिंसिपल। ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेस्पेक्ट ऑल नेचर। According to Aristotle, equity requires that we treat equal beings equal. But think again, is that possible? Human and other species are not only for their mind with unique sense, experience, moral, and sophisticated intellectual abilities, giving them precedence over other species. तो human जो है वो अलग है बाकी सारी स्पीशीज़ से। एक अगर हायरार्की बनाई जाए इंटेलेक्चुअल लेवल की, सेंस की, एक्सपीरियंस की, मोरल्स की, तो ह्यूमन कहीं ऊपर उसमें आएगा, वो सेम नहीं है बाकी के कंपैरिजन में। दस द एथिकल प्रिंसिपल करेक्टिंग इनकॉम्पिटेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल होलिज्म एज स्टेटेड बाय श्रेडर फ्रेशेट। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल नेचर एक्सेप्ट इन केसेस वेयर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स आर एट स्टेक। अब यहाँ पर समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर हाईलाइट की गई है, बोल्ड में लिखी गई है। ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल नेचर एक्सेप्ट इन केसेस वेयर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स आर एट स्टेक। और ऐसी ही कुछ कंडीशन जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बनी हुई है पूरी दुनिया में। एक पैंडेमिक आया हुआ है कोविड-19 का, और यहाँ अभी इन सभी चीज़ों से ऊपर ह्यूमन के जो राइट्स हैं, और वो कौन से राइट्स हैं, जीने का जो एक है लाइफ, ह्यूमन लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है ओवर एनी अदर थिंग। ह्यूमन डिग्निटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल आर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स। अगर मैं ह्यूमन राइट्स को बात करूँ उनके स्ट्रॉन्ग और वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्ट्रॉन्ग जो ह्यूमन राइट्स वो कौन से हैं, ह्यूमन की डिग्निटी, हेल्थ और सर्वाइवल, ये स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स हैं। राइट टू द प्रॉपर्टी एट्सेट्रा आर वीक ह्यूमन राइट्स।
दस द एथिकल प्रायोरिटीज ऑट टू बी कंसिडर्ड एज फॉलोज। और इसको हम हायरार्की में देखें तो टॉप टू बॉटम जाते वक्त हम देखेंगे कि ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स सबसे ऊपर होने चाहिए, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट थोड़ा नीचे आएगा ह्यूमन राइट्स से, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट वीक ह्यूमन राइट्स सबसे नीचे आएंगे, ठीक है। तो पहले है स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स, फिर है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और फिर है वीक ह्यूमन राइट्स। तो इस प्रायोरिटी पर हमें काम करना है। एथिक्स में बताते हैं कि ये प्रायोरिटी बेहतर है। विदाउट सच प्रायोरिटीज इन्वायरमेंटल एथिक्स आर लाइकली टू बी अनवर्केबल, थोड़ा मुश्किल होगा इसको काम करना। दिस डायरेक्ट अस रादर टू फॉलो ट्राइएज एथिक्स। ट्राइएज का मतलब क्या है, एक तरीका है ये डिसाइड करने का कि पहले क्या करना है, प्रायोरिटाइज किसे करना है, बाद में क्या करना है और बाद में क्या करना है। ये जैसे बिल्कुल हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए करते हैं कि अगर कई सारे पेशेंट्स एक साथ आ गए तो इमरजेंसी पेशेंट है जिसकी जान को खतरा है, सीधे सीधे सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और किसी को हल्का फुल्का सा कुछ खांसी जुकाम है तो उसको बाद में देखते हैं। अभी आजकल की कंडीशन की बात नहीं कर रहा, जनरली ऐसा ही होता है। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइएज एथिक्स। दिस इज द लीस्ट ओवरऑल हार्म विथ फ्यूएस्ट वायलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स। Many developed countries are openly violating such principles, especially of international quality. For instance, the developed world with lesser world population and higher gross national product consumes majority of minerals and fossil fuels and pollute maximally. जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें देखा जाता है कि उनका जीएनपी जीडीपी बहुत हाई है, they are consuming more and more of energy, they are polluting more and more, while जो कम डेवलप कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग फेज में हैं, एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़, वो जस्ट इसका अपोजिट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली many developed countries are offering African, Asian, Caribbean and South American countries millions of dollars to take their toxic chemical waste that are banned in their home. So they are actually dumping this to them. और ये historically होता आया है, अभी भी चोरी छुपे कई जगह होता रहता है। So it is an immoral act not only from environmental point of view but also on humanitarian ground, ठीक है। तो देखो आज हमने जो डिस्कस किया एनवायरमेंटल एथिक्स का, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी चीज़ें बताओगे कि जो एनवायरमेंटल एथिक्स है, ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन के राइट्स जो स्ट्रॉन्गर राइट्स हैं उनको पहले कंजर्व करना, एनवायरनमेंट की बात करना, या फिर जो अप्रोचेस मैंने आपको बताए एंथ्रोपोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक एंड इकोसेंट्रिक, उनसे आप क्या समझ रहे हो, क्या है और कैसे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे ये सारे के सारे अप्रोच, ये एथिकल अप्रोच आजकल जो एनवायरनमेंट में बहुत सारी समस्याएं होती रहती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्या तरीके, क्या ये एथिकल अप्रोच इन समस्याओं को समाधान करने में हमारा मदद कर सकते हैं कि नहीं, हमारी मदद कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके गूगल क्लासरूम में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।